नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना के युवक की हत्या के तीनों आरोपियों को मिली मात्र एक दिन की पुलिस कस्टडी। इरविन एवं सुपर स्पेशलिटी के ठेकेदार कर्मियों ने मांगी भविष्य निधि की रकम। अवैध धंधों के संचालकों से संबंध रखने के आरोप में 2 पुलिस कर्मियों की 2 वर्षों की वेतन वृद्धि रोकी। वन हक के प्रलंबित मामलों को लेकर आदिवासियों ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। नए भू संपादन में होने वाली खरीदी बिक्री को करे रद्द, निम्न पीढ़ी प्रकल्पग्रस्तों की मांग। तुअर एवं चने की फसल का तात्काल करे चुकारा, शेतकरी संघर्ष समिति की मांग। और CCIT कोचिंग क्लास की तीसरी मंजिल से गिरने वाले छात्र के मामले में अभी तक नहीं कोई प्रगति। और बड़ी खबर यह है कि मात्र 1000 रुपए की रिश्वत लेते अमरावती महानगर पालिका का कनिष्ठ लिपिक रंगे हाथों गिरफ्तार। मनपा आयुक्त हेमंत पवार ने रखे कान पर हाथ। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पन्नालाल नगर परिसर में रविवार की शाम 5:15 बजे तेलंगाना के एक कार चालक की 4 आरोपियों ने पीट कर हत्या कर दी। युवक को दौड़ा कर लातों एवं घूसों और बेल्ट से पीटा गया। इस फिल्मी स्टाइल वारदात में जब घायल ने पानी मांगा तो बोतल का पानी उसके सिर पर उंडेला गया और उसे मरने तक पीटा गया। मृतक का नाम गंगा राजम कालू 35 बताया गया है। कुछ मददगार युवकों ने गंगा को हमलावरों के चंगुल से छुड़वाकर तात्काल पारवानी अस्पताल लाया। गंगा की हालत गंभीर रहने से पारवानी ने उसे अन्य अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। फिर युवकों ने कार में डालकर उसे काले अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बताया जाता है कि गंगा मुंबई के पिक्स ऑटो डील में चालक का काम करता है। गंगा ने एक वारना कार अमरावती के ग्राहक को देने के लिए अमरावती आ रहा था, लेकिन वह कार रास्ते में बंद पड़ गई। गंगा ने कार मालिक को फोन कर सूचित किया और बताया कि कार फेल हो गई है। कार मालिक ने कार को उसी गांव में रिपेयर करवाने की सलाह दी। कार ठीक करने पर पूरा सप्ताह बीत गया। रविवार को गंगा वह कार लेकर अमरावती पहुंचा। उसने कार मालिक से कार चलाने की रकम मांगी। कार मालिक ने गंगा पर ही आरोप लगाया कि तेरी वजह से कार में खराबी आई थी, अब रुपए नहीं दूंगा। इस बात पर गंगा ने कार नहीं दी और कार समेत लौट गया। रविवार की शाम दशहरा मैदान रोड स्थित हर्षवर्धन पाटिल की मेज पर गंगा खाना खाकर आराम कर ही रहा था। तभी 5:15 बजे 4 से 5 आरोपी वहां पहुंचे और गंगा को लाता एवं घूसों से पीटने लगे। गंगा राजम नाम है उसका, मृतक का। हर्षवर्धन पाटिल की मेस के पास से उसको मारते हुए लाया। फिर राज कैटर्स वाले के वहाँ पे मारा, तो वहाँ से मारते हुए मेरी दुकान के पास लाए। पीने के लिए पानी भी नहीं डालन दिया उसको। उसके आंख के ऊपर पानी की बोतल उड़ल दी। तो बाद में उसको दवाखाने ले जाने के बाद में उसकी डेथ हो गई। मारने वाले थे संजू भुतड़ा और कुंसी बागड़े और एक राउत। गंगा अपनी जान बचाकर पन्नालाल नगर की तरफ भागा। आरोपियों ने उसे दौड़ा कर पीटा।
गंगा बेहोश की आलम में जमीन पर गिरा और पानी मांगने लगा। हमलावरों ने उसे पानी तो नहीं पिलाया मगर उसे मरते दम तक पीटते रहे। पहिले 2 वर्ष अमरावतीतच राहिला। तो अमरावतीवर मुंबईवरून अमरावतीला गाड्या आणतात, ते ॲटो डीलवाले गाड्या घेतात, प्रत्येकाच्या गाड्या आणतात। त्यांनी काल अमर गाडी यांची गाडी आणली होती, टाटा सफारी। त्यांनी ती गाडीची डिलिव्हरी दिली। त्यानंतर त्यांनी माझ्यासोबत मेसवर जेवण केलं। आम्ही दोघं सोबत जेवलो 2 वाजता। त्यानंतर जेवण केल्यावर मी माझ्या घरी गेलो। माझा लहान भाऊ मेसमध्ये होता, त्याला म्हटलं तू आराम कर। गंगानंतर आराम केला आणि 4:45च्या दरम्यान माझ्या भावाचा फोन आला मला की गंगाला मारायला 4-5 लोक आले होते मेसमध्ये। माझ्या भावाला त्यांचं नाव माहीत नव्हतं, त्यांना वर्णन विचारलं कशा टाईपचे लोक होते। त्यांनी सांगितलं अशा टाईपचे लोक होते। लगेच मी आलो। तिथे पन्नासला आपल्या स्वाद मिठाईजवळ माझा भाऊ उभाच होता। त्याला तिथून मारत माझ्या मेसमधून मारत पन्नास नगरच्या अमित गुप्ताच्या दुकानावर व्यंकटेश डेली नीड्स आहे तिथे नेलं। अमित गुप्ता ह्या ऑटो डीलचा व्यवसाय करतो, त्याच्या दुकानापर्यंत तो पळत गेला। गंगा त्याला मारणं झालं। त्याच्यानंतर तिथे गेलो मी, संजीव गुजरासोबत माझा वाद झाला। म्हटलं तुला कुठलं का म्हटलं मेसच्या बाहेर काढून मारलं। लोकांचे मला फोन आले तर तू म्हटलं तेरे को मारना आहे तो मेरे को मार। म्हटलं मुंबईचा माणूस आहे त्याला काय मारतो म्हटलं, तो आपल्या भविष्यात येतो म्हटलं। त्याच्याशी वाद झाला माझा। त्यानंतर मी तिथून निघालो। तिथून गेलो, मला गुजरातचा फोन आला, त्याला दवाखान्यात न्यायचं। लगेच आमच्या दुकानातून काढला, मी त्याला गाडीवर बसून परवानीकडे नेला। परवानी म्हणे की त्याच्या छातीत काहीतरी प्रॉब्लेम होऊन आला आणि त्याला तुम्ही गोंडेकडे न्या। मग आम्ही सचिन गाडेकडे नेलं, तिथून लगेच जवळ होतं। सचिन गाडे नेल्यावर सचिन गाडेने त्याला मृत घोषित केलं। इस घटना की सूचना मिलते ही पीआई किशोर सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में राजेश राठौड़, अशोक वाटाने, अमोल खंडेजोड़ ने तत्काल संजय भुतड़ा, विराज ढाके और बिपिन पुंशी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। डीसीपी चिन्मय पंडित ने भी राजापेट थाने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। थाना परिसर में पार्षद एवं सैकड़ों लोगों का जमावड़ा देर रात तक मौजूद था। मेरा पति है ना इधर 30 साल से काम कर रहा है। वो ड्राइविंग काम करता है। वो मेरे घर में वो अकेला ही है काम करने वाला। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको किसी ने मार दिया। उसको है ना किससे लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पता नहीं किसने मारा, किसने मारा है, कैसे हुआ है, वो पता करके मेरे को है ना मेरा बच्चे लोग को कुछ भी न्याय दिलाओ। 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मनपा आयुक्त कार्यालय में कार्यरत क्लर्क योगेश महारुद्र कोल्हे को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता निर्माण कार्य का ठेकेदार है। उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के 4 बिलों पर वरिष्ठों की सही लेने के लिए निगम आयुक्त कार्यालय का बाबू योगेश महारुद्र को शिकायतकर्ता से 2000 की मांग कर रहा था, जिसके बाद 1000 रुपए में सौदा तय हुआ। यह जानकारी शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन कार्यालय को दी थी, जिसके बाद सोमवार को मनपा आयुक्त कार्यालय में जाल बिछाकर योगेश कोल्हे को रंगे हाथों धर दबोचा गया। एंटी करप्शनची रेड झाली त्याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? याच्याबद्दल कुठलीही ऑफिशियल माहिती अजून माझ्यापर्यंत आलेली नाही। सर ते तुमचे पीए होते असं सांगण्यात येऊन राहिलं। हो होते म्हणजे आहेत। हां आणि ते तुमचे पीए होते ते पीएचे असिस्टंट होते। पठानचौक अमरावती निवासी शेख अख्ता शेख जुल्फू ने रेल पुलिस बडनेरा में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी अनीसा जबीन जो कि 30 साल उम्र की है, उनके साथ में उनकी लड़की मसीरा जबीन जो 12 वर्ष की है, लड़का मोहम्मद सकलीम जो 10 साल आयु का है, तीनों को 22 जनवरी 2018 को अमरावती सूरत एक्सप्रेस से अमरावती रेल स्थानक से रेल में बिठा दिया था, जो अपनी मां के यहां अकोला जा रही थी। आज तक लापता है। रेल पुलिस बडनेरा की पुलिस उपनिरीक्षक अरुणा कोहरे आगे की जांच कर रही है। उन्होंने VCN न्यूज़ द्वारा जनता से अपील की है, यदि इनकी कोई जानकारी किसी के पास मिलती है तो रेल पुलिस बडनेरा को सूचित करे। बीते शनिवार की दोपहर शहर के राठीनगर स्थित CCIT कोचिंग क्लासेस में शिक्षा ले रहे प्रथमेश वाकोड़े इस कोचिंग सेंटर की 3री मंजिल से गिर पड़ा था, जिसका उपचार एक निजी अस्पताल में जारी है। फिलहाल की स्थिति में प्रथमेश कुछ कहने की स्थिति में नहीं बताया जा रहा है, जिससे गाड़गेनगर पुलिस जांच को गति नहीं दे पा रही है। तो दूसरी ओर CCIT केंद्र संचालक कुछ भी कहने में असमर्थ बताए गए हैं। कुल मिलाकर एक 17 वर्षीय छात्र अचानक एक इमारत के 3री मंजिल से नीचे गिरता है
और लगातार 3 दिनों तक उसकी बेहोशी का कारण बताकर पुलिस जांच थमी रहती है, यह सारा मामला वाकया संदेह के घेरे में बताया जाता है। आमच्या ते सकाळी 7:30 ते 11 वाजेपर्यंत बायोलॉजीची बॅच चालली। त्यानंतर 11 ते 11:30 दरम्यान आम्ही मुलांना नाश्ता, जेवण किंवा खाली चहा पाणी पिण्यासाठी गॅप देतो। त्या दिवसांमध्ये 11:30 नंतर आमची फिजिक्सची बॅच चालू होणार होती। सगळे मुलं क्लासमध्ये आले, क्लास अटेंड करत होते, पण प्रथमेश आला नाही। त्याची बॅग कम्प्युटर लॅबमध्ये या साईडला ठेवलेली होती। त्यानंतर थोड्या वेळाने आम्ही बॅच चालू झाली। त्यानंतर 11:15च्या सुमारास खालून एक अज्ञात व्यक्ती वरती आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या CCIT अकॅडमीचा मुलगा एक वरून खाली पडलेला आहे आणि त्याला इरविनमध्ये ॲडमिट केलं। ते व्यक्ती घाबरत वरती आले। जे कोणी असेल त्यांच्या पॅरेंटला कळवा आणि त्याला बघायला झाला तो सिरियस आहे। आम्हाला एवढं माहिती पडलं। 11:15ला सुट्टी दिली आपण। आमचा बॅच चालू झाली 11:15, अर्धा तासाचा गॅप असतो नाश्त्याचा, म्हणजे 11:30 तर वाजलेच, बरोबर आहे। 11:30ला आमची बॅच चालू झाली। 11:15ची ही घटना आहे जवळपास। तर 11:15चा तो इसम आमच्याकडे आलेला, ठीक आहे। त्याचे मित्र, 2 मित्र जे क्लासमेट आहेत सोबतचे गावचे, ते आमच्यासोबत तिथं बसले होते। ते व्यक्ती ज्यावेळेस आले त्यांनी आम्हाला सांगितलं, म्हणजे फक्त 15 मिनिटाचा एक तो डिफरन्स होता। आणि तसंच जसं आम्हाला माहिती पडलं आम्ही इरविनला धाव घेतली आणि ज्यावेळेस आम्ही तिथं पोहोचलो, तुम्ही तिथं होते की नाही मला माहिती नाही, त्याला ज्यावेळेस सावदेकरमध्ये नेणार होते तिथं टाकल्यानंतर, तर स्ट्रेचरवरून टाकण्यासाठी तिथं मी हजर होतो स्वतः, तुमच्या माहितीसाठी। सावदेकरमध्ये तर त्याला 1-1.5-2 तासानंतर नेण्यात आलं नाही। ज्यावेळेस ते व्यक्ती आमच्याकडे आले त्यांनी लगेच ॲडमिट केल्यानंतर, जसे ते व्यक्ती आमच्याकडे आले, तुम्ही त्यांना विचारू शकता किती वेळात आले, त्यांनी ॲडमिट केलं आणि इकडे आले आमच्याकडे। त्यांना कोणालाच काही माहिती नव्हतं ना, तर मग आम्ही इथून त्यांच्यासोबत पोहोचतो। 11:15ला क्लास चालू होता आमचा, ठीक आहे। त्यानंतर तो अर्ध्या तासाचा गॅप जो होता, ऐका ना, जो अर्ध्या तासाचा गॅप होता, मुलं काय करतात, खाली चहा पाले करतात, कोणी 5-10 मिनिट उशिरा येते, त्यामुळे आम्ही तेवढं वेट करतो मुलांचा येण्यासाठी, बरोबर आहे। कोणी घरी जाते जेवण करायला, बाहेरगावचे असतात ते नाश्ता करायला जातात आणि तो 15 मिनिटाचा डिफरन्स होता। तर आम्ही जर 12-12:30 किंवा तो एंटर बॅचला आलाच नसता, ठीक आहे, तर आम्ही आमचं तुम्ही बघितलं प्रत्येक पॅरेंटला फोन करतो तुमचा मुलगा आला की नाही आला, पण तो आलेला होता। एक बॅच त्याने 3 तासाची अटेंड केली। आम्ही हेच मानसिकते होतो की तो नाश्ता खायला खाली गेला, तो आलेला नाही। आता पोलिसांनी वरून पडला असं म्हणतात, पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलेलं आहे। आता त्यांच्या रिपोर्टची माहिती पडलं नेमकं झालं का काय। ते आले, त्यांनी क्लासमध्ये असं काही घडलं होतं का त्याच्यासोबत? नाही, म्हणजे सगळं तो हुशार मुलगा मेन म्हणजे समोर बसणारा, त्या दिवशी तो मागच्या साईडला बसला होता खाली, थोडा डिस्टर्ब वाटला त्या दिवशी, पण आपण त्यात काही सांगू शकत नाही। तो हुशार त्याच्या मनाने मागे बसला असेल आणि पोलिसांनी त्यांचा मोबाईल आणि बॅग जप्त केली, त्यातून काहीतरी निष्पन्न झालं असावं। आपल्याला तिकडनं आता पुरेशी माहिती भेटेल, आपण त्यावरती काही जास्त बोलू शकत नाही। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर तहसील में पानी फाउंडेशन अंतर्गत सालवन निवासियों ने जल संधारण कामों में उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। बड़े पैमाने पर जल संधारण के कामों की दखल लेकर पानी फाउंडेशन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता आमिर खान ने ली और स्वयं सोमवार को अपनी पत्नी किरण राव के साथ संग्रामपुर पहुंचे। दोनों के साथ गांववासियों ने भी श्रमदान किया। इस दौरान आदिवासी क्षेत्र सालवन में पहुंचे अभिनेता आमिर खान का आदिवासी संस्कृति से स्वागत किया गया। सत्यमेव जयते वाटर कप प्रतियोगिता में सालवन के आदिवासी युवकों ने काफी श्रमदान किया है। सोमवार की सुबह तेल्हारा में हेलीकॉप्टर से उनका आगमन हुआ, जिसके बाद वे बुल्ढाना के सालवन पहुंचे। इस दौरान अभिनेता आमिर खान एवं किरण राव ने जल संधारण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी ग्रामवासियों को दिए। वैसे तो शहर पुलिस के मुखिया दत्तात्रेय मंडलिक अपने कड़े अनुशासन व उनके मातहत कर्मचारियों की मामूली गलती पर भी निलंबन जैसे सख्त कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों पुलिस कर्मचारियों को ही नहीं अधिकारियों को भी निलंबित करने या नियंत्रण कक्ष अटैच करने जैसी कार्रवाई कर चुके हैं, जिनमें अनेकों मामले तो ऐसे बताए जाते हैं कि मामूली गलती पर भी निलंबन जैसी कार्रवाई की गई है, जिस पर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त किया गया था। इन मामलों को देखते हुए ओम प्रकाश देशमुख तथा प्रफुल्ल खोबरागड़े पर लगे आरोपों की जांच अहवाल पर की गई मात्र 2 वर्ष की वेतन वृद्धि रोके जाना
संदेहास्पद बताई जा रही है। पुलिस आयुक्त की इस सहृदयता को लेकर नागरिकों में यह चर्चा व्याप्त है कि आखिर प्रफुल्ल खोब्रागड़े व ओम प्रकाश देशमुख पर इतनी मेहरबानी क्यों। यहाँ बताना जरूरी है कि पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित द्वारा फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित किशन लाड़े नामक वर्ली मटका संचालक के अड्डे पर मारे छापे के दौरान किशन लाड़े ने अपने मोबाइल से ओम प्रकाश देशमुख को फोन करने और उसके द्वारा वर्ली मटका केंद्र चलाने के एवज में आर्थिक व्यवहार करने की बात डीसीपी के समक्ष कबूलने के समाचार है। इस मामले की जांच स्वयं डीसीपी पंडित ने पूरी कर अपने जांच अहवाल में दोनों सिपाहियों को निलंबित ही नहीं बल्कि दोनों को सेवा से बर्खास्त कर उन पर एफआईआर दाखिल करने जैसा अहवाल देने की भी चर्चा है। और यदि यह वास्तविकता है तो अपने आप को अनुशासन के हिमायती बताने वाले पुलिस आयुक्त की दोनों पर इतनी रहमदिली क्यों, ये सवाल जनता पूछ रही है। ये वही पुलिस आयुक्त है जिन्होंने पालक मंत्री द्वारा बचराज प्लाट में चल रहे वर्ली मटका केंद्र पर छापा मारने से शहर पुलिस की मलिन प्रतिमा को स्वच्छ बताने के उद्देश्य से सिटी कोतवाली के तत्कालीन थानेदार व डीबी कर्मियों को निलंबित किया था। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की 2562वीं जयंती आगामी 30 अप्रैल को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाएंगी। बुद्ध जयंती के अवसर पर इसे हर्षोल्लास धार्मिक, राजनीतिज्ञ, शैक्षणिक, स्थानीय मंडल, महिला मंडल, बचत गट जैसे विविध संगठनों द्वारा एकत्रित होकर बुद्ध जयंती उत्सव समिति का निर्माण किया गया है। इस पार्श्वभूमि पर बुद्ध जयंती समिति की ओर से बुद्ध महोत्सव व विश्व शांति महाशैली का आयोजन किया गया है, जो इस समिति द्वारा पिछले 14 वर्षों से किया जा रहा है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में सुनील रामटेके ने दी। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल की दोपहर भीम टेकरी परिसर में दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा। 26 अप्रैल को बुद्ध महोत्सव का उद्घाटन मित्रा महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष रविंद्र वैद्य के हाथों किया जाएगा, जबकि 27 अप्रैल की शाम 6 बजे भीमाची मर्दानी एक पात्री नाटक का आयोजन किया गया है। पत्रकार परिषद में सुनील रामटेके के अलावा रामेश्वर अभयंकर, चरणदास इंगोले, पूर्व विधायक अनिल गोंडाने, गोपीचंद मेश्राम आदि उपस्थित थे। आजकल नौजवानों पर मोबाइल का भूत सवार रहता है या तो बाइक का असर हम अक्सर देखते हैं। आज के युवा मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी एवं घोड़ी में अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जो जी जान से जिगर बनाते हैं, बॉडी को बिल्डअप करते हैं और पहलवान के रूप में पहचाने जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है शोएब खान, जो अमरावती के लिए गौरव की बात है, जो लगातार दूसरी बार विदर्भ केसरी बनने का खिताब प्राप्त कर चुके हैं। पिछले वर्ष 2017 में वर्धा जिले के देवली में विदर्भवीर कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें शोएब ने बाजी मारकर विदर्भ केसरी खिताब पाया था। इस वर्ष 21, 22, 23 अप्रैल को विदर्भ केसरी कुश्ती स्पर्धा का आयोजन यवतमाल जिले के वनी में संपन्न हुआ, जो नगर परिषद वनी द्वारा आयोजित किया गया था। इन स्पर्धाओं की शुरुआत 21 अप्रैल से हुई। लगातार 3 दिनों में शोएब ने अपने हुनर दिखाकर करीब 9 कुश्तियां जीतने के बाद उन्हें विदर्भ केसरी खिताब से नवाजा गया। इस वक्त खासदार हंसराज अहिर, रामदास तड़स के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोएब के पिता शहादत खान ट्रक ड्राइवर है, तो उनके मामा शहर के प्रसिद्ध शफी पहलवान के रूप में जाने जाते हैं। शोएब ने स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में कुश्ती की शिक्षा संजय तीरथकर से पाई है और वे अपना पूरा श्रेय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को और अपने मामा शफी पहलवान को देते हैं। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, AC रूम्स,
खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन, होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। खरीदी गई कार में तकनीकी समस्या आने के चलते पन्नालाल बगीचा परिसर में बीते रविवार की शाम 4 आरोपियों ने आंध्र प्रदेश निवासी गंगा राजम कालू नामक 35 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या करने का आरोप सातुरना निवासी संजय भूतड़ा, विशान डहाके तथा विपिन मुंशी एवं राजेश राउत नामक युवक पर है। इनमें से राजेश राउत को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर इन तीनों आरोपियों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश है, जबकि चौथा आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश जारी है। ऐसी जानकारी राजापेट पुलिस के निरीक्षक किशोर सूर्यवंशी ने दी है। कल 5 बजे संजय भूतड़ा, संजय भूतड़ा, उसके साथ विपिन मुंशी और राजेश राउत और विराज बाकड़े, ये मेरे दुकान पे आए 4:30 बजे और इन्होंने पूछा गंगा गांव में आया है, बोले वो कहाँ गया बोले। मैंने बोला मालूम नहीं, बोला देख लो, बोला इधर उधर होगा, बोला मामा पिंटू मामा को फ़ोन कर लो बोला। इन्होंने पिंटू मामा के घर पे गए, फिर उसको पिंटू मामा के घर पे ना मिलते हुए वो मेस पे गए। हर्षवर्धन पाटिल के मेस पे जाने के बाद वो बाहर निकल ही रहा था, तैयार होकर मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था। वो बाहर निकलते ही उसको मारा, लाता बुक्का और पीठ से बेल्ट से मारा। बेल्ट से मारने के बाद वो वहाँ से भागते भागते मेरे दुकान तक आया। मेरे दुकान पे आने के बाद उसने मेरे को बहुत हपा रहा था वो, फिर भी उसमें संजय भूतड़ा ने उसको मारा। मैंने उसको पानी की बोतल दिया तो उसने पानी की बोतल छीन लिया संजय भूतड़ा ने उसके हाथ से। उसको पानी मत पिलाओ बोले, इसको पानी से नहलाएंगे बोले अपन। इसको पानी ना पीने दिया, फिर वो दुकान में सो गया। फिर दुकान में सोने के बाद बहुत धमका रहे थे उसको, बोले और उसको और मारेंगे। इसके बाद बोले पिंटू मामा को उठाओ, बोले रात को पिंटू मामा को ही मारेंगे बोले, ऐसा बोला उसको। फिर उसको दवाखाने ले गए, डॉक्टर पारवानी गया, पारवानी ने बोला सचिन काड़े के लेके जाओ। सचिन काड़े के ले गए तो उसका खत्म। वन हक व्यक्तियों के प्रलंबित दावे जल्द से जल्द निकालने की मांग का ज्ञापन चिखलदरा तहसील के ग्राम बिच्छूखेड़ा निवासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा है। इस दौरान बिच्छूखेड़ा से आए सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। ज्ञापन के अनुसार मौजा बिच्छूखेड़ा, चूनखड़ी, खड़ीमल, नवलगांव, इन गांवों का वन जमीन पर किया अतिक्रमण का दावा संबंधित विभाग में प्रलंबित है, जिसे जल्द से जल्द निकालने की मांग ज्ञापन द्वारा की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में रंगू परते, बाबू नेठेकर, नाना सावड़कर, संतोष सावड़कर, रोंगे बटकर, वसंतराव उइके, रामसू धुर्वे, अरुण सावड़कर आदि उपस्थित थे। मुंडे, तालुका सरचिटणी चिखलदरा, आमचे मेळघाटमधील चिखलदरा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात चोनखडी, बिच्छूखेडा, नवलगाव आणि खडीमाल या गावामध्ये बरेच दिवसापासून वन जमिनीचे दावे प्रलंबित आहेत। त्या मागणीकरिता आम्ही वारंवार इथं जिल्हा कार्यालयामध्ये पाठपुरावा करत आहे। उपअधिकारी धारणी येथे आम्ही पाठपुरावा करत आहे, तरी आमचे वन जमिनीचे दावे काही निकाली निघत नाही आहे। म्हणून आम्ही पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आम्ही आलो आणि आमचे दाव्यांचे निकाली काढण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी यांना आम्ही वारंवार निवेदन करत आहे की ते आमचे दावे निकाली काढावा म्हणून। आणि मुख्यमंत्री साहेब म्हणतात की 6 महिन्यामध्ये तुमचे दावे निकाली काढू, पण ते सध्या काही निकाली निघत नाही। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज जिला कचहरी पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि बड़े पैमाने पर फिलहाल किसान अपने परेशानी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तुअर की फसल और चने की फसल का मुआवजा उन्हें मिल नहीं पा रहा है। मात्र 30% फसल का वजन किया गया है। आगामी दिनों में किसान को बीज खरीदारी के साथ ही बुआई भी करना है, साथ ही बैंक का कर्ज भी चुकता करना है। इसके साथ ही उनके परिवार में आर्थिक खर्च के चलते समय पर उन्हें तुअर का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इन सारी मांगों का ज्ञापन लेकर सैकड़ों
किसान संघर्ष समिति के सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रकाश साबळे सहित किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता उपस्थित थे। शेतकरी संघर्ष समिती अमरावतीच्या वतीनं आज आम्ही तूर उत्पादक आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा बिगुल महाराष्ट्रातून पहिल्यांदा अमरावतीत सुरू केलेला आहे। महाराष्ट्र शासनानं नाफेड मार्फत जे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाणारी तूर खरेदी सुरू केली होती, ती तूर खरेदी पूर्णपणे बंद केलेली आहे। त्याच प्रकारे हरभरा खरेदी पण अत्यंत कासव गतीनं सुरू आहे। म्हणजे या 1 महिन्यामध्ये जवळपास 1000 शेतकऱ्यांची हरभरा खरेदी व्हायला पाहिजे होती, फक्त 30 फक्त शेतकऱ्यांची खरेदी झालेली आहे। आणि जवळपास 10,000 तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अमरावतीमध्ये नोंदणी केली असताना फक्त 1700 शेतकऱ्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची खरेदीचा माफ झाला आहे। म्हणजे सरकारच्या मनात काहीतरी खोटा भाव आहे। सरकारला तूर उत्पादक शेतकरी तूर खरेदी करायची नाही आणि जो भाव फरक आहे जवळपास 2,1800 रुपये प्रति क्विंटलचा, हा भाव फरक सरकारला शेतकऱ्यांना द्यायचा नाही। त्यामुळे संघर्ष आता जो आहे सरकार विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष निर्माण झाला आहे आणि ह्या गोष्टी सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी, सरकारचा निषेध करण्यासाठी आज अमरावती जिल्ह्यातून सर्व शेतकऱ्यांनी आज इथे राहुटी आंदोलन केलं। ते यासाठी केलं की आमच्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, आमच्या हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे। आणि ज्या पीक विमा कंपनी रिलायन्स सारख्या कंपनीनं शेतकऱ्यांची लूट करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात फक्त 30 रुपये 1000 रुपये जमा करून दिले, अशा पीक विमा कंपन्यांना वठविण्यासाठी त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे। त्याच प्रकारे जे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोंडअळीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचं मोठं प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालं, त्या बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होण्यासाठी आणि त्यासाठी पण आम्ही सर्व शेतकरी बांधव एकत्र येऊन इथं अमरावतीचे राहुटी आंदोलन केलं। आणि आमची मागणी हीच आहे की या तूर उत्पादक शेतकरी असो, हरभरा उत्पादक शेतकरी असो, कापूस उत्पादक शेतकरी असो किंवा पीक विमा धारक शेतकरी असो, प्रत्येकाला त्याचा हक्क, त्याचा न्याय मिळण्यासाठी येणाऱ्या काळात आमचं सरकारला इशारा आहे आंदोलनाच्या माध्यमातून। आता आम्ही अतिशय शांततेनं बसतो, पण आमच्या मागण्या जर मान्य झाल्या नाही तर आमच्या शेतकऱ्याच्या पोरांना हातात बंदुका घ्याव्या लागेल, हातात तलवारी घ्याव्या लागेल, हा इशारा देण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। कहते हैं मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। लेकिन राजनेताओं को कौन समझाएगा, शायद ये जानबूझकर सब जानते हुए भी ना समझ बन रहना पसंद करते हैं। अभी बुल्डाना जिले के शेगांव में एक मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ रहा है, जो है मुस्लिम कब्रिस्तान का। गत 1987 में तात्कालीन कांग्रेस की सरकार के नगराध्यक्ष शेगांव नगर परिषद ने कब्रिस्तान की जगह का ठराव पारित कर 5 एकड़ जमीन आरक्षित की थी, लेकिन उसे खरीदा नहीं। तब उस जमीन की कीमत 37 लाख रुपए थी और तब किसी ने यह नहीं कहा कि आज ही इसे खरीदकर कब्रिस्तान के हवाले कर दिया जाए। नहीं, क्योंकि ऐसा ये नेता करने लगे तो इनकी राजनीति और मुद्दे खत्म होते चले जाएंगे। अब कहीं किसी जगह अगर हम एक मुर्दे के लिए अगर हम पर कब्र खोदते हैं तो ये डबल लग जाती है। मतलब ये है कि ऐसा एक मरतबा नहीं कई मरतबा हो चुका है। मालूम हुआ कि कब्रिस्तान के अंदर में अब बहुत सख्त ज़रूरत है कि अब हमको दूसरा कब्रिस्तान होना चाहिए। का काम शुरू हुआ, विकास धारा खा काम के अंतर्गत जो है हम मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए 2 कोटी रुपए का जो है तरतूब की गई। उसके अंदर में यहाँ पर किरण बापू देशमुख के जरिए से वो बचे हुए हैं और 2 कोटी हमारे मुसलमानों के आए हुए हैं, ऐसे 5.5 कोटी रुपए है। अब इससे हट करके अगर जो रकम है उसमें रकम कम पड़ रही है तो इन्होंने शिखर समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री से इन्होंने आह्वान करके और वहाँ से इन्होंने बाकी मान लो जो कम पड़ने वाली जो है उसमें पैसा है वो रुपये है, उन्होंने उस रकम को खींच के लाना और वो रकम उसमें दाखिल करके इन्होंने वो जो आरक्षित ज़मीन है वो ज़मीन लेकर हम सब मुसलमानों को उन्होंने देना चाहिए। ये हमने आज सब मिलकर इस तरीके से आगे किया है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन ये तो केवल मुहावरा बना बैठा है। आज जब पूरे गांव का विकास हो रहा है तो जहां इंसान का अंतिम सत्य है, माने कब्रिस्तान, स्मशान भूमि को भी शेगांव विकास आराखड़ा अंतर्गत 2 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसमें से कुछ लोग राजनीति करते दिख रहे हैं। कुछ का कहना है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने जो जगह रिजर्व कर रखी है और कानून भी ये कहता है कि भाई उसी यानी वो जगह दिला के देना ये शासन की जवाबदारी है। 92 के अधिग्रहण के कानून के तहत वो सिर्फ 37 लाख रुपये उसकी कीमत होती है। पूरा के पूरा मुस्लिम समाज शेगांव शहर का एक मत पर अड़िग है
कि भाई हमको हमारी आरक्षित वाली ही ज़मीन लेनी है। और इस पर चारों नगर सेवक मुस्लिम समाज के, भले वो अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हो, और पूरे शेगांव के अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करने वाले मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन वो सब सामूहिक तौर पर इस बात पर राजी है कि हमको कोई दूसरी और तीसरी जगह नहीं चाहिए। हमको सिर्फ हमारी जो आरक्षण क्रमांक 48 की जो ज़मीन है, सर्वे नंबर 277 की, वही ज़मीन चाहिए। जितनी भी प्रोसेस है उसके लिए पाठ पुरोठा कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। हमको उस जगह के अलावा दूसरी कोई जगह मंजूर ही नहीं है। आइंदा अगर ज़रूरत पड़ती है, नगर पालिका प्रशासन अगर लेके देना चाहता है तो हमको सरकारी फैल में भी चाहिए, हमको आज़ाद नगर में भी चाहिए, हमको जमजम नगर में भी चाहिए। हम लेने के लिए तैयार है कि हमें उसी कब्रिस्तान की बाजू की जगह दी जाए जिसकी आज की कीमत 15 करोड़ रुपए है। तो कुछ कहते हैं कि जब समाज की संख्या बढ़ रही है, अब शहर के बाहर 5 किलोमीटर तक बस्ती हो चुकी है, इसलिए वहां भी छोटे छोटे कब्रिस्तान मिलने चाहिए। बस यही से लड़ाई शुरू हो गई और नेताओं ने 21 साल पहले लगाई चिंगारी भड़कने लगी। कब्रिस्तान का जो विषय निकला, आपने 1987 में उसका रिजर्वेशन हुआ। जैसा कि ये सवाल उठ रहा है कि जिस वक्त ये कब्रिस्तान के लिए जगह आरक्षित की गई, उसी वक्त क्यों नहीं दिलाई गई, तो उस वक्त आज तक के कभी भी शेगांव नगर पालिका में इतना फंड कभी नहीं आया, क्योंकि विकास आराखड़ा जब से चालू हुआ, जब से यहाँ पर करोड़ों रुपए आना शुरू हो गए और हर समाज को न्याय मिला, मगर मुसलमान समाज को न्याय नहीं दिया गया कि आज वो जगह नगर पालिका के माध्यम से मुसलमानों को दिला के दी जाए, कब्रिस्तान ट्रस्ट के हवाले किया जाए। एक बार फिर से नेताओं को यहाँ भी राजनीति करने का मौका मिल गया। जबकि VCN न्यूज ने कुछ नेताओं से बातचीत की तो वह कब्रिस्तान की बाजू की जमीन हमें चाहिए नहीं, यही कहते हैं। और जब कब्रिस्तान देखने कमेटी से बात की तो उन्होंने साफ लफ्जों में नाराजगी जताई और स्थायी कब्रिस्तान की ओर अध्यक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। VCN न्यूज ने जब नगर परिषद से जानकारी ली तो इस मसले को नगर अध्यक्षा शकुंतला बूच इस मामले को सुलझाने का दावा करती दिखी। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, इस जगह पे तो राजनीति छोड़ो जनाब, आखिर समाज के लिए कुछ तो अच्छा करो। कहना यही है कि अगर उसी समय यह जमीन खरीद ली जाती तो आज ये मुद्दा नहीं उठता। और जनता से भी कहना चाहेंगे, और जनता से भी VCN न्यूज ये अपील करता है कि नेताओं की दिखावेगिरी पे मत जाओ, पहचानो सही लोगों को चुनो और देश का तथा अपना खुद का भला करो। वीडियो जर्नलिस्ट समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा, शेगांव से। जिला सामान्य अस्पताल तथा संदर्भ सेवा अस्पताल में ठेकेदारी पद्धति पर कार्यरत कर्मचारियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर विगत 2008 से 2018 तक भविष्य निधि व किमान वेतन के अनुसार वेतन व भत्ते मिलने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि इरविन के तहत आने वाले ग्रामीण अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी में स्वच्छता व सुरक्षा रक्षक जैसे अनेक पद के लिए प्रबुद्ध सेवा संस्था के अंतर्गत ठेकेदारी सेवा के तहत वे कार्यरत है, जिन्हें किमान वेतन के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है और वेतन संबंधी बात किए जाने पर काम से निकालने की धमकी दी जाती है। अतः हम मजदूरों को न्याय की अपेक्षा है। निवेदन सौंपने वालों में प्रिया सिंगाड़े, गजानन मानकर, शिवानी भोंगाड़े, तुलसी खरसे आदि उपस्थित थे। सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, त्याचप्रमाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि ग्रामीण भागातील येणारे सर्व जे रुग्णालय जे आहेत त्या याच्यामध्ये सर्व कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून सर्व कामगारांना कामावर घेण्यात आलेला आहे आणि काम करत असताना त्यांचा जो भविष्य निर्वाह जो निधी असतो तो मंथली तो कपात केला जातो आणि कपात केल्यानंतर तो त्या कामगारांना तो दिला जातो। परंतु ह्या सदर कॉन्ट्रॅक्टरने भविष्य निर्वाह निधी जो आहे तो गेल्या जवळपास 4 ते 5 वर्षापासून तो दिलेलाच नाही आणि कापलेला नाही आहे। या याच्यामध्ये सर्व याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टर तर जबाबदार आहेच आहे, पण त्याबरोबर संबंधित प्रशासनसुद्धा आहे। संबंधित प्रशासनाने जो भविष्य निर्वाह निधी जो आहे मंथली जेव्हा कॉन्ट्रॅक्टरला पेमेंट करायचं असते तेव्हा सदर कॉन्ट्रॅक्टरचे
कॉन्ट्रॅक्टरनी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी दिला किंवा नाही हे त्यांनी पडताळणी करायला पाहिजे, परंतु ते पडताळणी न केल्यामुळे यांचा जवळपास 5 वर्षापासूनचा भविष्य निर्वाह निधी जो आहे तो पेंडिंग राहिलेला आहे। आज त्या अनुषंगाने आम्ही माननीय जिल्हा अधिकारी, पालक तत्व अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे सर्व कामगारांच्या सह आम्ही तिथे आलेलो आहे की या संदर्भात तातडीने यांचा भविष्य निर्वाह निधी देण्यात यावा अशी आमची आजच्या याच्यामध्ये मागणी आहे। आणि जर ती मागणी आमची पूर्ण जर झाली नाही तर सर्व कामगार जे आहेत ते बेमुदत संपावर जाऊन न्याय मागण्यासाठी ते आपला दंड पुकारल्याशिवाय राहणार नाही अशा पद्धतीचा आजच्या याच्यामध्ये आम्ही इशारा देत आहोत। भातकुली तहसील अंतर्गत आने वाले निम्न पेड़ी प्रकल्पग्रस्त किसान मजदूर संघर्ष समिति की ओर से अपनी प्रलंबित मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार निम्न पेड़ी प्रकल्पग्रस्त किसान मजदूरों की दिशा भूल व उनसे धोखाधड़ी कर तत्कालीन सरकार ने पीड़ितों पर अन्याय किया है। नए भूसंपादन पुनर्वसन अधिनियम 2013 के तहत हमें न्याय दिया जाए ऐसा बताया गया है। निवेदन के अनुसार 2005 में भातकुली तहसील के पेड़ी नदी पर बांध निर्माण कर उस भाग में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए तत्कालीन सरकार ने कार्य प्रारंभ किया था, जबकि यह पूरा क्षेत्र खारपट्टा नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में पानी रोककर उस जगह को गीला बनाए रखना संभव नहीं है। बावजूद इसके राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ के चलते सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है, जिसके चलते यहाँ की जा रही खरीदी भू संपादन कानून के विरोध में रहने की वजह से सभी खरीदी बिक्री गैर कानूनी साबित हो रही है। इस प्रकार का निवेदन आज जिला अधिकारी को सौंपा गया। निवेदन सौंपने वालों में श्रीकांत राठी, विजय दुर्गे, सुनील कदम, विकास देशमुख, अनिल भट्ट सहित सैकड़ों की तादाद में प्रकल्पग्रस्त किसान मौजूद थे। शासनाने आमच्या भावना लक्षात घेऊन आमच्या मागण्या मंजूर कराव्यात आणि एक न्याय एक धरण या तत्वावर ते सर्वांना समान न्याय द्यावा आणि जर हे देणं शक्य नसेल तर आम्ही धरणाचं काम होऊ देणार नाही। विगत दिनों हुई ओलावृष्टि एवं बारिश के बाद अब विदर्भ तपने लगा है। विदर्भ के तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आगामी 3 दिनों में हीट वेव आने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने देश के 6 राज्यों सहित विदर्भ में हीट वेव की चेतावनी दी है। अमरावती में सोमवार को 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इस सप्ताह पश्चिम विदर्भ में मेघ लापता हो गए और सही मायने में गर्मी की शुरुआत हुई। इस सप्ताह पश्चिम विदर्भ में 2 बार अकोला हॉट रहा, जबकि चंद्रपुर में राज्य में सर्वाधिक गर्म शहर रहा। बुल्ढाना को छोड़कर सभी शहरों का पारा 40 डिग्री से अधिक रहा। सोमवार से हीटवेव आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य का समावेश है। शनिवार की तुलना में रविवार का तापमान थोड़ा सा कम जांचा गया। पारा काफ़ी चढ़ने से सड़क पर छाछ, लस्सी, गन्ने का रस, जूस की दुकानों पर भारी भीड़ बढ़ गई है। गत कुछ दिनों से चिलचिलाती धूप में लोग हलाकान हो चुके हैं। धूप से सुरक्षा के लिए स्कार्फ, टोपी, गॉगल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल बिहार एवं छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति रहने से उसका मामूली असर विदर्भ पर हो सकता है। विदर्भ में 24 से 27 अप्रैल तक बादलों की हाजिरी लगने की भी संभावना है, मगर इससे तापमान पर कोई असर न पड़ने का अनुमान भी मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।